हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने इंग्लैंड के सबसे पुराने आप कह सकते हैं 900 ईयर्स ओल्ड हॉस्पिटल के सामने से हाज़िर हूँ मैं। इसका नाम बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल है। ये 1123 में बना था। इससे पहले कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँ, मैं बताता हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बारे में है कि आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान का जो अस्पतालों का निज़ाम है और हमारे लोगों का जो रवैया है, और उसके अलावा मैं बात करूँगा मर्दों के जो मसाइल हैं जिसमें जिनसी मसाइल भी शामिल हैं और जहनी मसाइल भी शामिल हैं। और इसका जो पार्ट 2 बाद में रिलीज़ करूँगा वो औरतों के मसाइल के ऊपर होगा, उनके जहनी मसाइल और उनके जिस्मानी मसाइल जो हैं वो किस किस्म के हैं और उनके लिए आपको क्या कर सकती हैं। तो आज का जो वीडियो होगी वो मेरा इंटरव्यू होगा। वो मैं इंटरव्यू करूँगा पाकिस्तान के नंबर 1 डॉक्टर से जिन्होंने दुनिया में अवार्ड हासिल किया है। उनका नाम डॉक्टर वारिस है। और ये पाकिस्तान की सोशल मीडिया हिस्ट्री का, आप कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया हिस्ट्री का पहला इंटरव्यू है जिसमें इस बारे में खुलकर बात होगी और लोगों को आगाही मिलेगी इसके बारे में। डॉक्टर वारिस ने दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है अब हेयर प्लांट के एग्ज़ाम के अंदर। उसके अलावा वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो स्किन केयर के अंदर उनका बड़ा नाम है। तो उनके साथ मेरा जो इंटरव्यू होगा वो जूम के ऊपर होगा, वीडियो पे इंटरव्यू होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में है और मैं इंग्लैंड में हूँ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होगा, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये 2 पार्ट के अंदर रिलीज़ होगा। हॉस्पिटल का लफ्ज़ जो है वो ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है मेज़बान। होस्ट का मतलब जो होता है मेज़बान होता है, और हॉस्पिटल का लफ्ज़ जो आया वो इसलिए से है कि बिल्डिंग के अंदर जो लोगों को आप रखते हैं टेम्परेरी तौर पर, यानी आर्जी तौर पर उनकी जो देखभाल करते हैं। तो ये हॉस्पिटल का लफ्ज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। अस्पताल जो थे वो वैसे ग्रीस और यूनान के लोग जो थे वो पहले क्या करते थे, जो इबादतगाहें होती थी वहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता था। जो दुनिया का सबसे पुराना हॉस्पिटल है वो उसका नाम मिही टेल है, वो श्रीलंका के अंदर है। आप सुन के हैरान होंगे, वो आज से 2000 साल पहले बना था। और वहाँ पर जो बुद्धा जो है वो उसने भी वहाँ पे विजिट किया था, वो भी वहाँ जा चुका है। तो आप दादा कर सकते हैं कि हमारा बरस की पाक हिंद का जो एरिया वो इतना गया गुजरा नहीं है, उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। जो पहला इस्लामिक हॉस्पिटल था वो बगदाद में बना था, वो 800 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, यानी 805 AD। आपको इससे दादा हो जाएगा हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में कि हॉस्पिटल की हिस्ट्री क्या थी। अब चलते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे अस्पताल का निज़ाम और लोगों का रवैया और मर्दों के मसाइल जो है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है मैं लोगों को पहले दे चुका हूँ मैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त को ज़ाया किया जाए। तो और मैं इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं, मैं आप कहूँगा कि आप अपनी तरफ से थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये मेरी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कॉमन लोग जहां मुझे सुन सके, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब मुझे मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जाता है या किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है, या तो वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, तो या फिर टीवी के भी एक मखसूस तबका है जो मॉर्निंग शो देखता है। सारे लोग मॉर्निंग शो नहीं देखते। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर दिस एफर्ट। ये बहुत अच्छी आपकी काविश है। मैं अपने सुनने वालों को तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर वारिस अनवर है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। पिछले साल 2019 में मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का एग्ज़ाम दिया, और अल्लाह पाक की रहमत से और वालिदैन की दुआओं से मैंने उस बोर्ड के एग्ज़ाम में रिटन और ओरल दोनों पार्ट्स में टॉप किया है, जो कि किसी भी पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है। फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तानी के जिसने रिटन और ओरल दोनों में एग्जाम में टॉप किया, और मुझे डॉक्टर नॉर्मन ओरिएंटीक अवार्ड दिया गया है चंद हफ्ते पहले। पाकिस्तान का जो हॉस्पिटल सिस्टम है, जिस तरह मैं डॉक्टर साहब अपनी ऑडियंस के लिए कि मैं इस वक्त इंग्लैंड में हूँ, जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था कि हॉस्पिटल में, अब भी मैं देखता हूँ, मैं कोई बंदा बीमार होता है वो सारे बंदे फैमिली पहुंच जाती है उधर, और मैं देखा वो सारे वहाँ पे एक डेरा लगा लेते हैं। और बाहर में देखो हॉस्पिटलों में डेरे लगे होते हैं, वहाँ के जो बरामदे हैं, सेहन है, और जो बाहर बाग वगैरह है, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर प्रेशर डालते हैं कि हमारी बारी जल्दी आए। वो बारी अगर जल्दी नहीं आ रही थी, कहते हैं पाकिस्तान का सिस्टम बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, तो उसकी बारी 5-5, 6-6 घंटे बाद आती है। वो लोग समझते हैं कि यहाँ इंग्लैंड में या बाहर के मुल्क में ऐसे है कि आप जाएं हॉस्पिटल पे और वहां पे डॉक्टर और नर्सें आपकी दरवाजे पे, आपका दरवाजे के ऊपर इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ना आए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो इसके बारे में बताएं कि लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों की आगाही के लिए कि उनको कैसा करना चाहिए, उनको कैसा मतलब है हॉस्पिटल में जाके कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके कार क्या है प्लीज। थैंक यू सो मच। आपका बहुत कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब यूं दूंगा। सबसे पहले मैं आम बंदों को ये कहूंगा, पहले इस बात को समझें कि स्ट्रक्चर सारा मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से
हमारे यहाँ का जो लोकल कल्चर है, ये यहाँ की लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के आइडियलिस्टिक अप्रोच है, वो सारे सिस्टम को तबाह कर देती है। पर्ची बनवाएंगे 5 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की, जो भी उसका तरीकाकार है। पर्ची बनाने के बाद वो ये समझते हैं कि हम इस वक्त बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हैं। क्यों? हम चूंकि अस्पताल आ गए हैं, अब फौरी तौर पे डॉक्टर आगे खड़ा हो इंतजार में कि लाएं जी पर्ची, मैं आपको चेकअप करूं और आपको दवाई लिख के दूं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी टीचिंग हॉस्पिटल में चले गए हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वहां पूरा एक सिस्टम है, हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। मैं ड्यूटी शुरू करता हूं गेट से। गेट पे एक चौकीदार है जिससे सबसे ज्यादा लोग बदतमीजी करते हैं। हमारी बैड लक देखें कि पर्ची बनने के बाद मरीज सीधा जाके डॉक्टर को उसके लवाकिन खींच के, वो जहां कहीं बेचारा खड़ा हो उसके हाथ में पकड़ी पर्ची पकड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हमें चेक करें। अगर बेड नहीं है तो वहीं पे शोर मचाना शुरू कर दें जी हमें बेड दें। अब मसला ये है कि आपने ये समझना है कि डॉक्टर का काम, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये अवेयरनेस दे दूं, जिस तरह चौकीदार का काम चौकीदार है ना, इसी तरह अंदर जो स्टाफ है, कुछ मैनेजमेंट का स्टाफ है, कुछ सफाई वाला स्टाफ है, कुछ लोगों ने आपका सारे फाइनेंशियल इश्यूज को देखना है। अगर कहीं पर्ची बननी है तो उसने पैसे लेने हैं। इस सारे खेल में हर बंदे को अगर आप अपना काम करने देंगे, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, उसके साथ एक नाइस बिहेव करेंगे, क्योंकि आप तो अभी आए हैं, वो बेचारा सुबह 8 बजे से ड्यूटी पे है और उसने शाम 8 बजे तक ड्यूटी पे होना है, और डॉक्टरों की तो 24-24 घंटे ड्यूटी होती है। अगर आपको गाइड किया जाता है कि उधर जाके बैठे, आप अपनी जगह पे जाके बैठेंगे तो मामला चलेगा। आप ये समझिए कि डॉक्टर का क्या काम है। डॉक्टर का काम है आपकी तशखीस करना, आपको टेस्ट एडवाइस करना, अगर वो टेस्ट आ जाए तो उनके नतीजे में आपको दवाई लिख के देना। डॉक्टर का ये काम है। डॉक्टर का ये काम नहीं है वो आपको बेड दे, डॉक्टर का ये काम नहीं है वो बाजार से आपको दवाई ला के दे, डॉक्टर का ये काम नहीं है कि अगर आपके साथ 4 बंदे अंदर आए हुए हैं तो वो उनको बाहर निकाले या वो आके मिसबिहेव करे तो डॉक्टर उनको। पूरी दुनिया में कहीं स्वाय पाकिस्तान के मैंने नहीं देखा कि जो डॉक्टर बेचारा है उसको इल्जाम दिया जाए देखें डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने वो कर दिया। डॉक्टर का काम सिर्फ तशखीस करना और दवाई लिखना है। मैंने अक्सर ये नोट किया है कि अगर कोई मिसबिहेव कर रहा हो तो मैं पोलाइटली अगर उसको समझाऊं कि यार आपका मसला है, आप एक डॉक्टर से हेल्प लेने आए हैं, कम से कम आप बात तो आराम से करें, तो वो आगे से जवाब का डॉक्टर साहब मैं परेशान हूं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप परेशान हैं तो आप जो मर्जी करें। नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग और ये गलत रवैया है जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। मैंने पहले तो पाकिस्तान की सारी सूरत हाल बताई, अब मैं आता हूँ इंटरनेशनल जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है वहां पे क्या होता है। आप किसी सिविलाइज्ड मुल्क में इमरजेंसी में जाएंगे, अगर आपका मसला वो इमरजेंसी वाला नहीं है तो आपको एंटर भी नहीं होने देंगे इमरजेंसी में। वो वहीं से आपको कहेंगे कि जनाब आप अपने जीपी के पास जाएं और उससे रेफर होके आए, ये आपका इमरजेंसी मसला नहीं है, ये आपका कोल्ड केस है। उसके बाद अगली बात सुन लें, अगर आप इमरजेंसी में चले गए, आपका सर फट गया है। अब सुने पाकिस्तान में क्या होता है और बाहर क्या होता है। आपका सर फट गया, आपका खून निकल रहा है, सिंपली आप जाएंगे, आपका खून निकल रहा है, वहां पे एक नर्स आएगी, वो एक बैंडेज आपके सर पे रखेगी, बांध देगी, आपको कहेगी बैठ जाओ। अब वहां पे ये मुमकिन नहीं है कि आप बाईपास कर सके सिस्टम को। आप अपनी लाइन में वेट करें, आपसे पहले जो सीरियस पेशेंट है उनको डील किया जाएगा। चूंकि आपको बुनियादी तौर पर ब्लीडिंग स्टॉप करनी थी, उन्होंने बैंडेज करके आपकी ब्लीडिंग स्टॉप कर दी, बाकी तो आप बिल्कुल हटे कटे हैं माशाल्लाह, और तो आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर आप बेहोश हैं तो फिर वो और सूरत हाल है। इसी तरह आप किसी और मर्ज के लिए गए हैं, जो कुछ भी है, बहरहाल आपने अपनी बारी का इंतजार करना है। ये मुमकिन नहीं है कि आप डॉक्टर के इवन ऑफिस में जा सकें, आप नर्सिंग ऑफिस में जा सकें, आप रिसेप्शन पे अवेलेबल होंगे। वहां अगर आप ज्यादा इमरजेंसी शो करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो पकड़ के आपको निकाल दें और सिक्योरिटी आपको ले जाए। फिर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बजाय आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे आपका ट्रीटमेंट होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो उसका पाकिस्तान के, आप कह सकते हैं कि हर बंदे को उसका वास्ता है पड़ता है जिंदगी में। जब मैं बड़ा हो रहा था तो होता क्या, थोड़ा सा बीमार होते थे तो अम्मी जी या अबू जी हम ले जाते थे डॉक्टर के पास, कहते ये उस डॉक्टर के पास जाना, ये टीका लगाता है, ये आपका ना और जल्दी जल्दी आराम आ जाता है। दूसरी बात ये है कि आप किसी के पास भी खड़े हों, किसी रेडी वाले के पास भी खड़े हो ना, खांसी वगैरह भी आ जाए,
वो अपने मशवरे दे रहा होता है कि ये शरबत इस्तेमाल कर लो, इससे जल्दी आराम आ जाएगा, या सीधा चले जाते हैं फार्मेसी के पास विदाउट सीइंग डॉक्टर एज वेल। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो आपको आम छोटी मोटी बीमारियों के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। वो कहते हैं ऐसी इसकी आपको अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने जिस्म को आपके कुव्वत मुदाफा जिसे कहते हैं उससे ठीक होने दें, कुछ सीरियस बात हो फिर अपॉइंटमेंट मिलती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि इनकी अवेयरनेस के लिए? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात ये है कि सारे लोगों को ये समझने की जरूरत है, हमें जो ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम पेश आती हैं वो है नजला जुकाम, गला खराब, पेट खराब, हमारे यहाँ पे जो है सर्दी लग गई, किसी को कोई एलर्जी हो गई, किसी को कोई चोट लग गई। लेकिन इनमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, वो चाहे गले का इन्फेक्शन है या पेट का इन्फेक्शन है। अब इसमें बाकी दुनिया में ये होता है कि अगर आपको कोई मसला होता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि आपका जो कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है वो आगे से उसको रिएक्ट करके आपको ठीक कर दे। और सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको छोटा मोटा कोई मसला हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करे। क्यों? अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो वो उसके मेमोरी सेल्स बन जाते हैं कि दोबारा कभी आपको वो इन्फेक्शन होगा तो वो आपके मेमोरी सेल्स फौरन हरकत में आएंगे और आपको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ये मिथ बन चुका है पहले कि जनाब हम डॉक्टर के पास जाएं, वो हमें टीका लगाए और हम अगले दिन ही ठीक हो जाएं, ये तसव्वुर बड़ा गलत है। क्यों? कि उस डॉक्टर ने फिर आपको, चूंकि डिमांड हाई है, ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है कि जो डिमांड है उसकी सप्लाई पहुंच जाती है। इसी तरह वहां के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जिनमें से बास क्वैक्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं होते, उन्होंने ये ट्रेंड डेवलप कर दिया है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, वो आप जाएंगे, वो आपको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा देंगे, वो आपको एक ड्रिप लगा देंगे और आपको ऐसी दवाइयां दे देंगे कि आप, जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को फौरन उस इन्फेक्शन के खिलाफ आपको खड़ा कर देते हैं, जबकि बॉडी अपना कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम एक्टिवेट नहीं होने देती। तो मेरा तमाम लोगों को यही मशवरा है, ज्यादा तवज्जो अपनी खुराक की तरफ दें, अपनी एक्सरसाइज की तरफ दें, अपनी नींद की तरफ दें। ये तीन चीजें जब आप मेंटेन करेंगे, हेल्दी और बैलेंस डाइट लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे और आप नींद पूरी करेंगे, तो आपका कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको छोटी मोटी बीमारियां तंग नहीं करेंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो जो सुनने वाले हैं उनको भी काफी अंदाजा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ जोर कतरें सीखेंगे। अब पार्ट 2 पे आता है जो बड़ा अहम है, हमारे मर्दों के मसाइल जो हैं, हम उस पर बात करेंगे। मर्दों के मसाइल में जो है उसमें जिनसी मसले भी शामिल हैं, जहनी मसाइल का भी उसमें काफी आते हैं और नफ्सियाती मसाइल भी शामिल हैं। उसके अंदर हमारे एक माशरे का तरीक़ेकार है और जो एक आप कह सकते हैं कि हम आपस में ना खुल के बात नहीं कर सकते। वो खुल के बात इसलिए नहीं करते कि बाद में वो बंदा बाद में ना वो एक किस्म का बन जाता है टारगेट, बाद में वो दोस्त का मजाक उड़ाते हैं, कई मामला के अंदर वो जहनी भी उसमें सब कुछ आ जाता है, सिर्फ जिनसी मसले नहीं आते, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर एक किस्म की एक जंग में का मुब्तला होता है। वो फिर सारी जिंदगी बेचारे कैसे ही गुजरती है। तो अक्सर आप देखो लोग खुश नजर भी नहीं आते कई मामला के ऊपर। तो मुख्तसरन ये कि उसके बारे में हम खुल के बात करेंगे और मेरी हमारी कोशिश यही होगी तो कि उससे लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हासिल कर सकें और उनकी जिंदगी में बेहतरी आए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं बात करूंगा, जो मैं भी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कराची से लेकर पेशावर तक वो दीवारों पे अक्सर लिखा था हकीम लुकमान के नुस्खे और यूनान के नुस्खे जो है अपने आप को मजबूत मर्द बनाने वाले और वट, आप पता ही है और सुनने वालों को पता ही होगा। तो उसके मैंने तो ना मुझे भी यूनान जाने का मौका मिल चुका है और मुझे भी इस्लामी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला है और आपके भी काफी ज्यादा इस पे है नजर है। मैंने तो कभी ना यूनान में कहीं सुना है ऐसी बात, ना हज़रत लुकमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ऐसी बात सुनी है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे अवेयरनेस के लिए नौजवानों की और ये सब कुछ जो पाकिस्तान में होता है? प्लीज। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम मसला जिसमें बिल्कुल बात नहीं होती उसकी तरफ जो क्वेश्चन अपना किया है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम आज उस दौर में हैं कि जब हम बात कर सकते हैं। पहले तो इन मसाइल पे बात भी नहीं हो सकती थी। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ इन मसाइल का है वो गुफ्तगू ना करना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी बैड लक ये है कि बचपन में ना वालिदैन इस मसले पे बच्चे को गाइड करते हैं, ना उस्ताज़ा गाइड करते हैं, ना ओवरऑल कोई ऐसा सोर्स मौजूद है जो कि बच्चे को एजुकेट करे। आप वेस्ट में देखें, वहां पे सबसे पहले बच्चे को घर से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से गाइड किया जाता है उसकी सेक्सुअल हेल्थ के मुताबिक। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस पर बात ही नहीं की जाती।
जिसकी वजह से एक वो बात जो नॉर्मल है, मसलन हम सारे लोग जब खाना खाते हैं तो हमने वॉशरूम जाना होता है, ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अब इसको कोई भी बुरा नहीं समझता कि हर बंदे को पता है कि उसे वॉशरूम जाना है। इसी तरह जो एक मर्द है, जब वो 18 साल का लड़का हो जाता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं। अल्लाह ने एक निजाम रखा हुआ है, एक खास वक्त तक लड़की और लड़के में इतने डिफरेंसेस नहीं होते जिस्मानी साख्त के एतबार से और जिस्मानी फंक्शन के एतबार से, मतलब अमल के एतबार से, लेकिन एक खास उम्र में पहुंच के लड़कियों के जिस्मानी खदोहल चेंज हो जाते हैं और लड़कों के जिस्मानी खदोहल चेंज हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि चेहरे पे बालों का नमूदार होना, आवाज का भारी होना, और उसको जो ख्यालात हैं मर्दों वाले वो आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन सर्कुलेट कर रहे हैं। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, अल्लाह ने उसको जो जिस बॉडी जिस तरह की बनाई हुई है वो अपना काम शुरू किया है उसने। ठीक है, जब ये चीजें स्टार्ट होती हैं तो वो रात को जिस वक्त सोता है तो उसको दिन के वक्त वो जो कुछ महसूस करता है या सोचता है या देखता है, वो बाज दफा वो ख्वाब की सूरत में वो देखता है कि वो किसी के साथ सेक्स कर रहा है तो उसको डिस्चार्ज होता है, जो कि ये समझा जाता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कमजोरी हो गई है। ये सबसे बड़ा मिथ है, पहले ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा मिथ है। मिथ से मुराद ये है कि ये बहुत बड़ी गलत इंफॉर्मेशन है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक नॉर्मल है। जब आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम मादा जो को नॉर्मली जिसको बाहर निकलना चाहिए सेक्स करके वो नहीं निकलता, तो वो रात को ओवरफ्लो, जब वो अंदर स्टोरेज ज्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जिस वक्त किसी नौजवान को अर्ज महसूस होती है सेक्सुअली और उसका सेक्सुअल पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो वो मास्टरबेशन करता है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, जो हमारे यहाँ पंजाबी उर्दू जुबान में मैं कहूंगा कि हाथ का इस्तेमाल। अब वो जब करता है तो उससे डिस्चार्ज हो जाता है, इसको भी ये समझा जाता है कि उसने जिंदगी अपनी तबाह कर ली, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल सा फेल है जो कि उस अर्ज की वजह से वो करता है। अब इसमें या तो ये हो कि वो सेक्सुअली आपने उसको एजुकेट किया है तो वो इसको नॉर्मल लेगा, तो उस वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार नहीं होगा। जब आप उसके सामने बार बार ये बातें करेंगे कि इस तरह करने वाले को ये हो जाता है, इस तरह करने वाले को ये हो जाता है, तो वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। उसको वो तमाम चीजें वो जो अपने माहौल से देखता है या सुनता है अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है, जबकि इनफैक्ट वो होता बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसमें मैं एक जो पंच लाइन कह लें, बॉटम लाइन कह लें, वो ये कहूंगा कि जब मुआशरे के अंदर फहम नहीं होता तो वहां पे गुफ्तगू नहीं होती। जहां पे गुफ्तगू नहीं होती, जहां पे बातों को छुपाया जाता है और गलत मलत एनवायरनमेंट से बंदा कंसीव करता है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन सुन के या मालूमात सुन के उनको अपने दिमाग में बिठा लेता है, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है और वो खुद से फैसला करता है कि मुझे ये हो गया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है प्लीज? मेरा जाती ख्याल ये है कि ये वालिदैन की सबसे पहले जिम्मेदारी है, वालिद की जिम्मेदारी है कि लड़का जिस वक्त बलूगत की उम्र को पहुंचे तो वो उसको गाइड करे, और लड़की जिस वक्त बलूगत की उम्र को पहुंचे तो उसको उसके वालिदैन, उसकी वालदा गाइड करें, ये और इसको उसके लिए कुछ शर्मिंदगी का बायस ना बनाए। और लड़के और लड़कियों को मैं ये कहूंगा कि उनको ये चाहिए कि वो इस चीज को पहले समझे। हर काम का एक मुकर्ररा वक्त है, वो उस वक्त पे हो तो वो ज्यादा सूट करता है, बेहतर लगता है। आपका ये काम बनता है कि अपना सारा फोकस ये करें कि आपकी जो स्ट्रगल की एज है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने आप को इतनी जल्दी स्टैब्लिश करें कि आप अपने वालिदैन को कहें कि मुझे जी मेरी शादी कर दें। उसके लिए आप पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं कि आप एक जिम्मेदार, देखें शादी उसकी होनी चाहिए या लेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशन उसका होना चाहिए जिसकी पास तीन चीजें हैं। एक, वो आकिल है। आकिल के लिए ये जरूरी है, अक्लमंद के लिए, कि वो कोई परफॉर्म करके दिखाए। बालिग वो है जिसका सेक्सुअल फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। तीसरा, जो फाइनेंशियली मैच्योर हो गया। ये तीन चीजें जरूरी हैं शादी करने के लिए। तो मैं तमाम नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि जो ये चाहते हैं कि वो बहुत हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें, तो ये तीनों चीजें जब वो बालिग हो जाते हैं तो फौरी तौर पे
अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आए कि वो अपने वालिदैन को कह सके जी मेरी शादी कर दें, और वालिदैन को चाहिए कि अगर एक बंदा स्टैब्लिश हो गया है तो उसकी शादी कर दें। थैंक यू वेरी मच। दूसरी मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने भी वहां पे देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब शादी वगैरह होती है तो दोस्त वगैरह जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस बंदे के ऊपर कि आज की रात तुम्हें जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है भाई, अगर आज की रात तुम परफॉर्म ना कर सके तो समझ लो सारी जिंदगी तुम नीचे लग जाओगे, थले लग जाएगा। तो मैं बहुत सुनता था इस बारे में। तो वो एक किस्म का है ना, वो बंदा बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो जाता है, जिसके वो दवाइयां वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो अब मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है और मैं यहाँ पे मैंने वेस्ट में देखा है, तो ये जो मैंने जो लर्न किया है उसके मुताबिक आप बेहतर बता सकते हैं कि ये सारा ज़हन की बात होती है कि इसमें ज्यादातर ये जो दवाइयां वगैरह अपने आप को नुकसान ही करते हैं। तो उस और मैंने उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है भाई ना, आपके पास वो सिर्फ एक रात नहीं होती, आप जिसे शादी करके आए हैं उसे सारी जिंदगी आपसे गुजारनी है। आपके पास सारी जिंदगी पड़ी है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, कि आपने अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इसी आपने लड़की को सिर्फ इस तरीके से मुतासर नहीं करना, आप उसे अपने कैरेक्टर से और अपनी बातों से अच्छे हालात से मुतासर भी कर सकते हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे प्लीज? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आजकल जितनी शादियां नाकाम हो रही हैं उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि किसी बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, मेंटल कंपेटिबिलिटी और फिजिकल कंपेटिबिलिटी। इन दोनों चीजों को ज्यादा लोगों को नहीं पता। मेंटल कंपेटिबिलिटी ये होती है कि आपकी ज़हनी हमांगी हो, और जिस्मानी ये होती है कि आप मैच करते हो, मिस मैच ना हो। ये नहीं है कि लड़की बिल्कुल लीन और बंदा बहुत ज्यादा हैवी बिल्ड का, वो मिस मैच है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैं डिटेल बताऊंगा। तो मेरा जाती ख्याल ये है, जब दो बंदे पहली रात है फर्ज करें, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड इंतहाई सिविलाइज्ड, इंतहाई खूबसूरत होना चाहिए दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ। सबसे पहला मेरा जाती ख्याल है कि दो इंसानों को फिजिकली एक दूसरे के करीब आने के लिए सबसे पहला काम होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इतनी सॉफ्ट, स्वीट और अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील करें। जिस वक्त आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, आप एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी ज़हनी हमांगी पैदा करेंगे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो फिर आपकी जो फिजिकल कंपेटिबिलिटी है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी हकीम, किसी के पास जाने की। बुनियादी तौर पे ये जो अज़दवाजी जिंदगी है या सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, इसका बुनियादी ताल्लुक आपके दिमाग से है। एक बंदा मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, और वो मेंटली जिस वक्त इस एक्ट में जाने लगा है, इस काम में जाने लगा है, अगर वो रिलैक्स होके कंफर्टेबली अपने पार्टनर के पास जाएगा, कोई प्रेशर फील नहीं करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस स्ट्रेस, परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये बाकायदा एक पूरी बीमारी है कि अगर किसी बंदे को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे कि आपने लाजमी परफॉर्म करना है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि यार ये तो एक पार्ट है उस ताल्लुक का कि जिसको आप जब चाहें कर लें। पहली रात अगर आप, मेरा जाती ख्याल ये है कि पहली रात पे ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक बंदे ने अगर अपनी डेवलप कर ली है कम्युनिकेशन, और उसकी अगर फिजिकल कांटेक्ट भी होता है तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं होता तो इसमें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब एक बहुत ही अहम मौजूद में बात करना चाहूंगा जिसमें हमारा माशरे में एक मिथ भी है, और अभी तक उस लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है इस बारे में। वो ये है कि जब सेक्सुअल ताल्लुक होता है तो उसके दरमियान वो समझते हैं कि ज्यादातर जोर ये होता है कि मर्द का मुतमिन होना जरूरी है। वो कहता है जी मैं मुतमिन हो गया, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज हो गया, रिलीज हो गया, दैट्स द बेस्ट थिंग। वो औरत के बारे में कोई भी नहीं सोचता कि उसका कि वो भी आपके पार्टनर है, उसका मुतमिन होना भी बहुत जरूरी है एक अच्छी हेल्थी शादीशुदा जिंदगी के लिए, अच्छी अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए। लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और जिसकी वजह से मैंने देखा कि अक्सर, मैंने इसमें रिपोर्ट्स भी पढ़ चुका हूँ कि अक्सर औरतें एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जिसके और घर के वो ताल्लुकात जो होते हैं ना, अक्सर चिड़चिड़ापन भी होता है, वो बता तो सकते नहीं है। तो यही वो अक्सर वो होता ही है कि उसको ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर गुर्बत की बात हो जाती है, या कहते हैं घर के हालात ऐसे हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीजें भी अहम किरदार अदा करती हैं। मैं फाइनली ये कहूंगा कि बच्चों की परवरिश के लिए, घर की परवरिश के लिए एक माँ का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही बच्चों की परवरिश में अहम किरदार अदा करती है। तो आप इस बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मेरा इसमें ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि दो पार्टनर हैं, मेल और फीमेल, दोनों का जो सिस्टम है वो उसको
जो सेक्सुअल क्लाइमैक्स है जिसमें आपने एक रिलैक्स होना है या डिस्चार्ज होना है, वो दोनों का होता है, मेल का और फीमेल का। जब तक आप अपने पार्टनर को, बेस्ट ये होता है, मैं तमाम मर्दों को ये स्पेशल पैगाम दूंगा कि उनको ये लर्न करना चाहिए कि उनके पार्टनर का रिलैक्स होना सेक्स के दौरान बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने पार्टनर को रिलैक्स नहीं करेंगे, आपने ये फर्ज अदा नहीं किया। ये जो एक्ट है इसमें आपकी एक जिम्मेदारी है क्योंकि आप एक्टिव हैं, वो पैसिव है, आपका पार्टनर पैसिव है, आप एक्टिव हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि पहले इस पूरे खेल को समझें। इस खेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोर प्ले। फोर प्ले कहते हैं कि जिस वक्त आपने सेक्सुअल एक्ट करने से पहले, सेक्सुअल एक्ट जो इंटरनेशनली भी डिफाइन होता है, मेडिकली भी डिफाइन होता है, सेक्सुअल एक्ट उसको कहते हैं कि जिस वक्त मेल पार्ट फीमेल पार्ट के अंदर जाता है उसको सेक्सुअल एक्ट कहते हैं। उससे पहले वाले जितना एक्ट है उसको फोर प्ले कहते हैं, जिसको आम जुबान में आप कह लें कि मोहब्बत, प्यार, बोसो किनार, जिसको उर्दू जुबान में कहा जाता है। तो मैं अपने तमाम मेल सुनने वालों को यही कहूंगा कि सबसे पहले इसमें जरूरी पार्ट जो होता है वो फोर प्ले है, कि आपने पहले फोर प्ले करके अपने पार्टनर को अपने साथ अटैच करना है, उसको उस हाइट पे लेके जाना है कि जिसके बाद अगर आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो वो जल्दी रिलैक्स हो जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ज्यादातर लोगों को ये एजुकेट ही नहीं किया जाता, वो फौरन सेक्सुअल एक्ट पे चले जाते हैं। मेल तो डिस्चार्ज हो जाता है सेक्सुअल एक्ट के नतीजे में, लेकिन बाज़ खवातीन उसमें फौरन डिस्चार्ज नहीं होती। जब वो डिस्चार्ज नहीं होती तो उनकी तशनगी कह लें रह जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेक्स करने के बाद उस तरह का फ्रेश फील नहीं करती। इसलिए मेरा लाउड और क्लियर मैसेज है तमाम लोगों को कि ये एक्ट मुकम्मल तब होगा, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी तब होगी जब आप अपने पार्टनर को भी साथ लेके चलेंगे और अपने रिलैक्स होने से पहले उसको रिलैक्स करेंगे, तो फिर ये एक्ट मुकम्मल होगा, फिर आप एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक बहुत ही मुख्तसरन सी एक क्वेश्चन होगा, वो मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च की है, उसके बारे में मैंने एक रिसेंटली यहाँ पे कहते हैं यहाँ के मेन टीवी चैनल्स के ऊपर, जिसमें आप कह सकते हैं BBC और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर ये इन्होंने इस बारे में प्रोग्राम भी किया है कि अक्सर जो लोग जो है वो जो गलत मूवीज देखते हैं, जो मेरे ऑडियंस भी आप भी समझते हो, जो गलत मूवीज देखते हैं, वो जब आप बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसके बाद शादी वगैरह होती है तो आपका जो होता है कहते हैं परफॉर्मेंस जो होती है वो बुरी तरह मुतासर होती है, क्योंकि वो उसमें होता है कि आपने डिफरेंट किस्म के चीजें देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। जब पार्टनर के पास जाते हैं तो आप उसकी इमेजिनेशन जो होती है आपकी डिफरेंट होती है, पार्टनर वहां डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से आपके आपस में जो सेक्सुअल ताल्लुकात हैं वो बेहतर तरफ नहीं जाते। तो हमारे पाकिस्तान के बारे में भी आया हुआ है, तो वहां पे भी ये चीजें काफी देखी जाती हैं। तो उस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त, 100% मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि इंसान की जो जिस्मानी साख्त है वो मुख्तलिफ है, हर बंदे की मुख्तलिफ है, मर्द मुख्तलिफ है, औरतें मुख्तलिफ हैं, हर बंदे की अपनी जिस्मानी साख्त ही मुख्तलिफ है। अब जब आप अनड्रेस होते हैं सेक्स के दौरान तो अब आप दूसरे को देखते हैं, तो अगर आपने बहुत वैरायटी इंसानों की देखी है, हर इंसान के जिस्म का रंग मुख्तलिफ है, जिस्म पे बाल मुख्तलिफ है, मर्दाना आज़ा मुख्तलिफ है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, कोई मस्कुलर है, कोई लीन है। अब ये सारी चीजें मिल मिला के आपके लिए अट्रैक्शन पैदा करती हैं। जब आपने इतना ज्यादा ये पोर्न मूवीज या इस तरह की वीडियोस देख ली तो आपके दिमाग ने कहीं हाई सेट हो जाना है खूबसूरती या दूसरी चीजों में। जब आपके सामने आपका पार्टनर आएगा, चाहे ये औरत हो चाहे ये मर्द हो, तो उसको वो रिलैक्सेशन, वो अट्रैक्शन, सबसे पहले अट्रैक्शन, फिर अट्रैक्शन के बाद एक्ट, एक्ट के बाद रिलैक्सेशन, इन तीनों चीजों में मजा नहीं आना। आप जिस वक्त महदूद होंगे अपने पार्टनर तक, आप दूसरों को जब न्यूड नहीं देखेंगे, आप सिर्फ अपने पार्टनर तक महदूद होंगे, तो आप ज्यादा खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपने वैरायटी ऑफ लोगों को नहीं देखा। जब आप वैरायटी देख लेते हैं फिर आपको चीज पसंद नहीं आती। अब मैं बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट देने लगा हूं,
हम शुक्र करते हैं कि मुसलमान हैं, हमें गाइडलाइन दे दी गई हैं कि आपने इस काम से बचना है, और ये हमारी अपनी बेहतरी के लिए। जितना आपका कम एक्सपोजर होगा आप उतनी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे। और मैं एक और यहाँ ऐड कर दूं, जो आपका सवाल था उसमें मैं एक और बात ऐड ये करूं कि जिस वक्त आप बहुत ज्यादा इस तरह की मूवीज देखते हैं तो आप एक में प्री मेच्योर एजैकुलेशन वाला भी एक एलिमेंट आ जाता है। यही बात, थैंक यू वेरी मच। प्री मेच्योर एजैकुलेशन उसको कहते हैं कि जब आपका एक्सपोजर बार बार सेक्स वाली मूवीज की तरफ होता है तो आपका वो मर्दानगी का स्टेमिना, आपकी वो मर्दानगी कायम नहीं रहती। आपकी चूंकि आपने थोड़े टाइम में ज्यादा मजा लेना होता है, वो एक्चुअल एक्ट आप नहीं कर रहे होते, आपने मूवी देख रहे हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में ही बाज दफा डिस्चार्ज हो रहे होते हैं और वाकयातन हो जाते हैं फिजिकली। उसका नुकसान ये पहुंचता है कि जिस वक्त आप हकीकतन अपने पार्टनर के पास पहुंच जाते हैं तो आप जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपकी बॉडी वही रिकॉल करती है और जल्दी से आपको डिस्चार्ज कर देती है। तो जो आपको इंतहाई शर्मिंदगी का और इंतहाई एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो इन तमाम चीजों से बचने का मेरे नजदीक आपके पास एक हल ये है कि आप इन तमाम चीजों से बचें और फिजिकली जिस वक्त अपने पार्टनर के पास जाएंगे तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इससे ज्यादा खूबसूरत जवाब बिल्कुल हो सकता नहीं था। तो मैं कहता हूँ जो भी लोग देख रहे हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। पार्ट 2 जो होगा वो औरतों के बारे में होगा। आखिर में आपको मैं कहूँगा, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई ऐसी बात है जो मैं आपको पसंद नहीं आई, मैं उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। ये हॉस्पिटल की रिसेप्शन है। और ये हॉस्पिटल, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये हॉस्पिटल का वो हिस्सा जहाँ पर तालीम भी दी जाती है, यानी टीचिंग वगैरह, यूनिवर्सिटी इनसाइड हॉस्पिटल के बैक पे है। ये हॉस्पिटल की आप एम्बुलेंस चेक कर सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया हुआ कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। ये हॉस्पिटल का चर्च, चर्च देख सकते हैं आप। ये पुराने वक्तों का, आज से हज़ारों साल पहले का